नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परगामी तरंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे परगामी तरंग का समीकरण। परगामी तरंग के समीकरण को किस किस रूप में लिखा जा सकता है, उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, और अंत में हम चर्चा करेंगे प्रतिध्वनि इको के बारे में। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे परगामी तरंग के बारे में। परगामी तरंग होती क्या है? वैसे हम तरंगों के वर्गीकरण में ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों को दो भागों में विभाजित कर चुके हैं, परगामी तरंग तथा अपरगामी तरंग। तो परगामी तरंग वे तरंग होती है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हो। तो परगामी तरंग कौन सी होगी? जो ऊर्जा का स्थानांतरण करे, जिनसे ऊर्जा का संचरण हो। ऊर्जा संचरण के आधार पर हमने तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया था, परगामी तथा अपरगामी तरंग। तो इस वीडियो में हम परगामी तरंग पढ़ रहे हैं और अगले वीडियो से हम अपरगामी तरंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन रख देता हूं परगामी तरंग की। तो देखिए, परगामी तरंग किसे कहेंगे कि जो ऊर्जा का संचरण करे, जो ऊर्जा का संचरण करे, जिसके द्वारा ऊर्जा का संचरण हो, ऊर्जा का संचरण करें, जिसके द्वारा ऊर्जा संचरित होती हो, तो उन तरंगों को हम परगामी तरंग कहेंगे। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं आवर्ती परगामी तरंग। आवर्ती परगामी तरंग, आवर्ती परगामी तरंग के अंदर क्या होगा कि जो माध्यम के कण हैं वो सरल आवर्त गति करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हैं, तो उसको हम आवर्ती परगामी तरंग कहेंगे। चलिए देखिए, आवर्ती परगामी तरंग, आवर्ती परगामी तरंग। और आवर्ती परगामी तरंग किसे कहेंगे कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण सरल आवर्त गति करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। तो ऐसी तरंग, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो उस तरंग को हम क्या कहेंगे? आवर्ती परगामी तरंग कहेंगे। आवर्ती परगामी तरंग कहलाती है। अब मैं यहां पर जो समतल परगामी तरंग है या आवर्ती परगामी तरंग है, इसका समीकरण आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए देखिए क्या होगा, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। समतल परगामी तरंग का समीकरण, समतल परगामी तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण, समतल परगामी तरंग का समीकरण। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, माध्यम के कुछ पार्टिकल्स लेकर चलेंगे और उनकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको यहां पर हम समझ लेते हैं। चलिए मैं आपके सामने यहां पर माध्यम के कुछ कण ले लेता हूं। ये हमारे पास में कुछ माध्यम के कण हैं जिसको हम यहां पर डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम माध्यम के कणों को बहुत सारी डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं। क्लियर? देखिए, इन कणों को हम नंबर दे देते हैं। चलिए अभी देंगे, फिर ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पहला कण है, ये दूसरा, इस तरीके से हम इनके साथ में नंबरिंग कर देते हैं। ये हमने इनके साथ में कुछ नंबर पुट कर दिए हैं। ये तो माध्यम के कण हैं जब परगामी तरंग संचरित नहीं हो रही है, ये इस स्थितियों में है। और जब तरंग संचरित होती है तो क्या होता है
वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। देखिए इस तरीके से कि ये वाला जो माध्यम का कण है 1 नंबर, वो यहां पड़ा है, फिर कुछ समय पश्चात ये 2 नंबर यहां पहुंच गया है, 3 नंबर यहां, 4 नंबर यहां, 5 नंबर यहां, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, ये है हमारे पास में 14, ये 15, ये 16 और ये 17, इस तरीके से है। ये हमने कुछ पार्टिकल्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाई है। समझें आप कि जब तरंग इधर इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है, यह है तरंग संचरण की दिशा, यह है तरंग संचरण की दिशा। इस डायरेक्शन में जो तरंग है वो संचरित हो रही है। क्लियर? देखिए यहां पर कुछ चीजें समझें आप लोग कि ये जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ये इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तरंग इधर संचरित हो रही है। क्लियर? देखिए मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये लैम्ब्डा है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये लैम्ब्डा है। क्लियर? तरंग दैर्ध्य हम कहेंगे तरंग संचरण की दिशा में तरंग के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो वो होती है तरंग दैर्ध्य। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गई तरंग दैर्ध्य, या आप इसके पीक पॉइंट से इसके पीक पॉइंट तक ले सकते हैं, इसके गर्त से इसके गर्त तक ले सकते हैं। ये सुरंग है, ये सुरंग है, इसको हम गर्त कहेंगे, इसको गर्त कहेंगे। ऋणात्मक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको गर्त, और धनात्मक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको श्रृंग, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, श्रृंग कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके आधार पर हम इसका विस्थापन समीकरण यहां पर पुट करने वाले हैं। पहले मैं आपके सामने रख देता हूं जो पहला कण है, जो पहला कण दिखाया है, कण 1 का विस्थापन समीकरण। कण 1 का विस्थापन समीकरण, कण 1 का विस्थापन समीकरण। तो देखिए कण 1 के विस्थापन समीकरण को y बराबर a sin ओमेगा t से लिखा जाता है। देखिए ये जो a है वो यहां से इसका अधिकतम विस्थापन होता है, ये यहां से यहां तक a है, या आप यहां से यहां तक भी कह सकते हैं। ये क्या है, आयाम है, a के इक्वल हम इसको पुट कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी अन्य पार्टिकल, ये तो कण प्रारंभिक कण है जहां से तरंग को हमने स्टार्ट करवाया है, वो बिंदु है, वो कण है 1। इसके अलावा और कोई सा भी कण ले सकते हैं, जैसे दूसरा कण ले लें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इन कणों के लिए विस्थापन समीकरण क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो कण है वो यहां से पहले वाले कण से अक्ष दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर है। तो देखिए तरंग के द्वारा अक्ष दूरी, जैसे मान ले कि तरंग का जो वेग है वो v है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर, या हम समय बराबर, भाई समय बराबर t समय के पश्चात जो तरंग है, वो जो कण है वो यहां पर वापस उसी पोजीशन पर लौट जाएगा। तो देखिए यहां से कण 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कण 6 के लिए समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में वेग। तो दूरी तो यहां पर है अक्ष और वेग है v, तो अक्ष दूरी तय करने में लगा जो समय है वो अक्ष बट्टे में v होगा, जहां तरंग v क्या है, तरंग का वेग है, v क्या है, तरंग का वेग। अब यहां पर आप ध्यान दें
कण 6 का विस्थापन समीकरण, कण 6 का विस्थापन समीकरण, कण 6 का विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा। अब देखिए t माइनस अक्स बाई v, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? और y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। देखिए ओमेगा को इससे गुणा कर देंगे तो माइनस में ओमेगा अपॉन v इंटू में अक्स, और इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स, ओमेगा टी माइनस के अक्स रख सकते हैं। क्लियर? ये जो k है ये है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, k बराबर क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको हम संचरण नियतांक कहते हैं, जो कि ओमेगा अपॉन v के बराबर भी होता है, ओमेगा अपॉन v के बराबर भी, क्योंकि ओमेगा की जगह आप 2 पाई n पुट कर सकते हैं, v बराबर n लैम्डा रख सकते हैं, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा ही क्या है? k है। क्लियर? इसको हम तरंग संचरण नियतांक भी कहते हैं। तो ये आ गई तरंग का, कोई जो प्रगामी तरंग है उसका जो विस्थापन समीकरण है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के द्वारा लिखा जाएगा, और ये आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए इनके अंदर प्रयुक्त जो सिंबल है इनको मैं एक एक करके समझा देता हूं, किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, और ये जो तरंग का समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इन्हें हम और कौन कौन सी फॉर्म में रख सकते हैं एक एक करके देखेंगे। चलिए देखिए कि जो प्रगामी तरंग है उसके समीकरण का जो व्यापक रूप है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है। y, देखिए जो y है वो अक्ष दिशा में संचरित हो रहा है, अक्ष के ऊपर निर्भर करता है और t पर निर्भर करता है। यह है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस हाई नोट, ये हमने लिखा है। ठीक है, इसे आप समझें कि ये वाली जो राशि है इसको हम कहते हैं कला, कला कह दीजिए या कला कोण कह दीजिए। कला है वो जो कण है, तरंग है, उसकी स्थिति और दिशा दोनों को बताएगी। ये कला है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्थिति को बताती है। किसी भी तरंग के लिए स्थिति व दिशा दोनों के बारे में जानकारी हमें क्लास से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको कला या कला कोण भी कह देते हैं। क्लियर? इस कला के अंदर मौजूद है ओमेगा। इस कला में क्या मौजूद है? ओमेगा, जो कि कोणीय आवर्ती होती है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, जो कि 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी के बराबर भी होती है। ये जो कैपिटल टी है वो इसका आवर्तकाल होता है। इसे हम 2 पाई एन से भी पुट कर सकते हैं। जो एन है वो आवर्ती है, जो कैपिटल टी है वो क्या है? आवर्तकाल, और एन है वो है आवर्ती, रेखीय आवर्ती इसे हम कह सकते हैं। क्लियर? ये जो आप के देख रहे हैं इसको हम संचरण नियतांक कहते हैं। तरंग संचरण नियतांक इसको कहा जाता है। तरंग संचरण नियतांक, ये जो तरंग संचरण नियतांक है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा या ओमेगा अपॉन वी के बराबर होता है। ओमेगा अपॉन वी के इक्वल भी इसको हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? ये जो v है वो तरंग का वेग होता है। v क्या है? तरंग का वेग। यहां आप जो फाई नोट देख रहे हैं, ये जो फाई नोट है ये कहलाता है प्रारंभिक कला कोण। जब समय 0 हो, पहले कण की बात करें तो ये कहलाता है प्रारंभिक कला कोण। प्रारंभिक कला कोण इसको हम कहते हैं। क्लियर? ये जो आप ए देख रहे हैं इसको हम आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन इसको कहा जाता है। तो यहां तक जो जानकारी हमने दी है वो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए।
यहां से एक चीज भी स्पष्ट हो रही है कि जो तरंग है वो धनात्मक अक्ष दिशा में संचरित हो रही है। यदि यहां पर माइनस का साइन आ रहा है तो प्लस अक्ष दिशा में तरंग की संचरण की दिशा है, दिशा में तरंग संचरित हो रही है। क्लियर? तो यहां से ये जो नेगेटिव साइन है इसको देखकर हम बता देंगे। और के मल्टीपल में जैसे मान लीजिए, देखो इन चीजों को आपको यहां पर ही समझना है। वह तरंग संचरण की दिशा क्या है तो वो आपको यहां से के का मल्टीपल समझना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। एक बार जो व्यापक समीकरण हमने लिख दिया है, लेकिन जो मोस्टली जिस फॉर्म में हम यूज में लेते हैं समीकरण को वो होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के द्वारा लिखा जाता है। ये हमारे पास में इस तरीके से मोस्टली जो समीकरण है वो इसी तरीके से लिखी जाती है जब प्रारंभिक कला कोण शून्य होता है तब। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखेंगे एक एक करके देखते जाइए कौन से रूप में लिख सकते हैं। तो ए साइन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। देन यहां से एक रूप तो हमारे पास में आ गया है ए साइन 2 पाई, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल टी बट्टे में कैपिटल टी माइनस एक्स बट्टे में लैम्बडा। ये हमारे पास में इसका एक अन्य रूप आ चुका है। क्लियर? एक अन्य रूप में हम यहां से और पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा ही यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। देन यहां से क्या आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, लैम्बडा से आप ऊपर गुणा कर रहे हैं। तो देखिए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं v अपॉन में लैम्बडा, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम v इंटू टी पुट कर सकते हैं क्योंकि लैम्बडा बट्टे में टी है वो वेग को बताएगा, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से अक्स रह जाएगा, केवल और केवल क्या रह जाएगा, अलग अलग फॉर्म में आप इसको पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको कि जब तरंग ऋणात्मक अक्ष दिशा में संचरित हो, कौन सी दिशा में संचरित हो रही है, जब तरंग ऋणात्मक अक्ष की दिशा में संचरित हो, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर क्या होता है, वैल्यू यहां पर दी हुई होती है। तो देखो आपको कैसे पहचानना है कि हमारे पास में जैसे कोई तरंग का समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स है, तो भाई तरंग संचरण की दिशा, एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तरंग संचरण की दिशा, तो ये एक्स एक्सिस दिशा में हो रही है, वाई एक्सिस दिशा में हो रही है या जेड एक्सिस दिशा में हो रही है, इसका कैसे पता चले। यहां पर के मल्टीपल में आपको देखना है अक्ष आ रहा है, यदि इसके कला कोण में अक्ष आ रहा है तो ये अक्ष एक्सिस दिशा में किधर संचरित हो गई, अक्ष एक्सिस दिशा में। और यदि ये माइनस में है तो यहां पर प्लस अक्ष एक्सिस दिशा में संचरित होगी, और यहां पर प्लस है तो ये माइनस अक्ष एक्सिस दिशा में संचरित होगी। ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको यहां से भाई यहां पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, तो तरंग दैर्घ्य कैसे फाइंड आउट करें, तो अक्ष का जो गुणांक होता है वो होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, क्योंकि अक्ष का गुणांक है वो क्या होता है, क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा, उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और वहां से आप लैम्बडा फाइंड आउट कर लोगे। इसके साथ में जो टी का गुणांक है वो होता है ओमेगा। टी का गुणांक क्या होता है, टी का जो गुणांक है वो ओमेगा होता है। क्लियर? ध्यान में रखेंगे, ओमेगा जो कि क्या होता है 2 पाई एन, यहां से आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। तो यदि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है
तो वहां से आप स्मॉल एन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टी का जो गुणांक है वो ओमेगा को बताएगा। ओमेगा से आप एन निकाल सकते हैं, कैपिटल टी निकाल सकते हैं। के से आप ओमेगा, देखो यहां से आप वी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के बराबर होता है ओमेगा अपॉन वी। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू, यहां से के की वैल्यू, तो आप मतलब एक दो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें इनको बेटर तरीके से समझने में आसानी रहेगी। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके पश्चात हम बात करेंगे कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में भी। कुछ क्वेश्चंस यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए क्या है कि हमें एक तरंग का समीकरण दे रखा है y बराबर 0.5 साइन पाई 0.01 अक्स माइनस 3t। तो हमें एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एक इसकी आवर्ती फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां से जो वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा अपॉन में के द्वारा पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी को किससे लिख सकते हैं? ओमेगा अपॉन के से। और देखिए जो टी का गुणा होता है, टी का जो भी गुणांक है वो ही क्या है? ओमेगा है। तो ओमेगा क्या है? 3 यहां, और ये पाई भी इसके गुणा में है, 3 पाई तो क्या है? ओमेगा है। ठीक है, इस अक्ष का जो गुणांक है पाई इंटू दिस, तो क्या आ गया? 0.01 पाई। तो यहां से ये आ गया 3 बट्टे में, यहां से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 300 मीटर प्रति सेकंड। 300 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। फिर आवर्ती, तो देखिए ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, देन यहां से एन बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आवर्ती आ गई 1.5 हर्ट्ज। 1.5 हर्ट्ज यहां पर आवर्ती मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो परगामी तरंगे y बराबर 3 साइन 314 टी माइनस 1.57 अक्स तथा y डेस इक्वल टू 4 साइन 314 टी माइनस 1.57 अक्स प्लस 3.14, देन यहां पर कलांतर क्या होगा और तीव्रताओं का अनुपात भी क्या होगा। चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कलांतर की, डेल्टा फाई जो कि फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। तो इसके कला कोण में से इसका कला कोण घटा देंगे तो ये बच जाएगा 3.14 जो कि पाई होता है, जो कि 180 डिग्री होता है। क्लियर? तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं के अनुपात को हम I1 अपॉन I2 से लिख दें। देखिए जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। देन यहां से A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। A1 की जो वैल्यू है वो है 3, A2 की जो वैल्यू है वो है 4। तो 3 बट्टे में 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 बट्टे में 16 आ जाएगा। 9 बट्टे में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि y इज इक्वल टू 8 साइन पाई इंटू टी बाई 10 माइनस अक्स बाई 4 प्लस पाई बाई 3, देन यहां से लेमड़ा क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे कि हम ये जानते हैं कि अक्स का जो मल्टीपल होता है वो होता है के। अक्स का मल्टीपल क्या होता है? के, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। और यहां से आप देखें कि इस अक्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा? पाई बट्टे में 4, पाई बट्टे में 4। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, लेमड़ा बराबर आ गया है 8 मीटर। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेमड़ा इज इक्वल टू 8 मीटर आ जाएगा। क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस अक्स बाई लेमड़ा। कण का अधिकतम वेग तरंग के वेग का 4 गुना होगा। यदि लेमड़ा की वैल्यू यहां पर 4 गुना कब होगा? जब लेमड़ा का मान कितना हो? लेमड़ा की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर आप ध्यान दें कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 2 पाई एफ और के का जो मान है वो है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। जो हम सूत्र लेकर चलते हैं वही है।
आयाम भी देख लीजिए, आयाम a बराबर यहां पर a नोट y नोट दे रखा है। तरंग के वेग का 4 गुना होगा। अधिकतम वेग है वो तरंग के वेग का क्या है? 4 गुना। v मैक्सिमम है वो तरंग के वेग का 4 गुना है। अब यहां पर ध्यान दें, v मैक्सिमम बराबर होता है a ओमेगा 4 इंटू v का मान होता है, देखिए हमने आपको ओमेगा अपॉन में k होता है, ओमेगा अपॉन k। तो यहां से देखिए ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, फिर a और k दोनों की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो a का जो मान है वो तो है y नॉट 4, k का जो मान है वो हमारे पास में है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो यहां से लेमडा बराबर आ गया 2 पाई y नॉट अपॉन 4, जिसे हम पाई y नॉट अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये हमें प्राप्त हो गया है, मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखें कि y इज इक्वल टू 10⁻⁴ साइन 600t माइनस 2x प्लस पाई बाई 3, तो v की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ये तो वैल्यू है ओमेगा और ये जो वैल्यू है वो है k, और v बराबर हमारे पास में देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पुट किया है, v बराबर हम ओमेगा अपॉन k लिख सकते हैं, v बराबर ओमेगा अपॉन k। तो ओमेगा तो कितना है, t का गुणा देखो इसमें 600, k कितना है 2, तो ये आ गया 300 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y1 बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है, y2 बराबर ये दे रखी है, कलांतर कितना होगा? कला कोणों का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू है वो कोस में दे रखी है, ये साइन में दे रखी है, इनके कला कोण इनको हम साइन की फॉर्म में ही पुट करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2 में इसको पुट कर दूंगा। तो इनके इसके कलाकोण में से इसका कलाकोण घटाएंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, कलांतर कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू a साइन पाई इंटू टी बाई 2 माइनस एक्स बाई 4, तो 8 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखिए दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, वेग इंटू दूरी बराबर वेग गुणा में समय। तो देखिए दूरी वेग हमारे पास v है, समय t है, और v को हम ओमेगा अपॉन में k से लिख सकते हैं। देखिए ओमेगा यहां से पहचानिए पाई बाई 2 हो जाएगा, t का गुणा ही ओमेगा है तो पाई बाई 2, k क्या है अक्स का गुणा तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, और t का मान हमें 8 दे रखा है, तो 2 गुणा 8 बराबर 16 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 सेकंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रगामी तरंग की जो समीकरण होती है उस पर आधारित थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो तरंगे हैं उनका परावर्तन तथा अपवर्तन किस तरीके से होता है। चलिए हम यहां पर इसको देख लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, इस पृष्ठ को हम अंतरा पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को क्या कहा जाता है? अंतरा पृष्ठ कहा जाता है। इसको हम एम डे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस अंतरा पृष्ठ के ऊपर कोई तरंग है वो आकर आपतित होती है, तो उसका कुछ भाग है वो परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग पारगमित या अपवर्तित हो जाता है। चलिए देखिए कि ये यहां से इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास में कोई आपतित तरंग है। ये क्या है? आपतित तरंग जो कि इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है। ठीक है, ये यहां से आकर यहां पर टकराती है, तो अंतरा पृष्ठ की ठीक लंबवत दिशा में हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है जिसको हम एन डे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, इसलिए इसको एन डे से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए यहां से टकराने के बाद में इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। तो ये वाली जो तरंग हम आपको दिखा रहे हैं
यह है परावर्तित तरंग, परावर्तित तरंग है ये। और इसका कुछ जो हिस्सा है वो अपवर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाता है। तो यह है अपवर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग। इसको हम पारगमित तरंग भी कह सकते हैं, पारगमित तरंग। तो यहां पर एक ही डायग्राम में मैंने तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों एक साथ में दिखाया है। चलिए ये वाली जो एंगल है इसको हम R से लिख रहे हैं, ये परावर्तन कोण है, इसको मैं R' से लिख देता हूं, जो कि अपवर्तन कोण होता है। क्लियर। प्रकाश की घटना में भी प्रकाश तरंगों का भी परावर्तन अपवर्तन आप पढ़ते हैं, उसमें भी हम इसी तरीके से यूज में लेते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले तो मैं बात करता हूं तरंगों के परावर्तन के बारे में। तरंगों के परावर्तन में तो जो तरंगों का जब परावर्तन होता है तो वो एक ही माध्यम में गति करती है, क्योंकि ये जिस माध्यम में है वो भी उसी माध्यम में है। तो देखिए यहां पर इनकी जो चाल है, तरंग धैर्य है, या हम कहें आवर्ती है, ये सब कुछ रहेंगे अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर मैं बात करूं इसका अगला जो बिंदु है कि यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं तरंगों के अपवर्तन में। तरंगों के अपवर्तन में देखिए जो स्नेल का नियम होता है उसी टाइप से साइन आई अपॉन में साइन आर डेस, क्योंकि जो अपवर्तन कोण है उसको हम लिख रहे हैं आर डेस से, और ये बराबर होता है v1 अपॉन v2। v1 है इस माध्यम में तरंग का वेग और v2 है इस माध्यम में तरंग का वेग। क्लियर। इसके अलावा देखें आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, इसमें आवर्ती क्या रहेगी, अपरिवर्तित, जबकि लैम्बडा व वी बदल जाते हैं, लैम्बडा और वी बदल जाएंगे, लेकिन आवर्ती अपवर्तन में और परावर्तन दोनों में ही वेरी नहीं करती। ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझें कि जो सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, वो आप कैसे पहचानेंगे। मैं जैसे ध्वनि तरंगों की बात यहां पर करूं तो जिस माध्यम में ध्वनि तरंग का वेग अधिक होता है, जिस माध्यम में ध्वनि तरंग का वेग अधिक होता है वो माध्यम सघन होगा। जिस माध्यम में, जैसे दो माध्यम है भाई, सघन और विरल की तो हम तब परिकल्पना करेंगे, तब बात करेंगे जब दो माध्यम होंगे, और दो माध्यमों में से एक सघन कहलाएगा, एक विरल कहलाएगा, और दोनों में यदि हमें ध्वनि तरंग को संचरित करवाऊं तो जिस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होगा वो सघन, जिसमें ध्वनि का वेग कम होगा वो होगा विरल। क्लियर। और यहां पर भी आप ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए कि आई यहां पर बड़ा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई क्या है, बड़ा, आर डेस क्या है, छोटा, तो v1 यहां पर बड़ा होगा और v2 यहां पर छोटा होगा। इसका मतलब है ये सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम में वेग, देखो इस चीज को क्लियर कर लें, सघन माध्यम में वेग अधिक होगा, सघन में v अधिक, और विरल माध्यम के अंदर जो वेग है वो क्या होता है, v कम। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करके चले, ये मैंने ध्वनि तरंगों के लिए लिख दिया है, पुट कर दिया है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है यहां तक एकदम स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके पश्चात हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो परावर्तन है, तरंगों का परावर्तन है, वो यदि किसी दृढ़ आधार से हो या किसी मुक्त सिरे से हो तो क्या होगा। दोनों ही स्थितियों को हम यहां पर समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यहां पर
कि कोई हमारे पास में तरंग है और वो जो तरंग है दृढ़ आधार से परावर्तित होती है, दृढ़ सिरे से तरंग का परावर्तन, दृढ़ सिरे से तरंग का परावर्तन, ये हमारे पास में कंसिडर करके चलें कि ये एक दृढ़ आधार है, दृढ़ सिरा है, और यहां से कोई तरंग है वो इस तरीके से हमने एक स्पंद इसके अंदर, ये एक डोरी समझ लीजिए, और इस डोरी में हमने ये एक स्पंद क्रिएट किया, तो ये स्पंद है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये क्या है, एक दृढ़ आधार है। ठीक है, तो ये जो दृढ़ आधार है इसके जैसे ही यहां पर आप समझें, ये जो स्पंद है वो इस तरीके से होगा, ऐसे ये इधर इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, ये क्या है, अब भी दृढ़ आधार ही है ये तो। क्लियर। अब देखें इसको आप अच्छे से समझें कि इस डोरी के ऊपर इधर ये है श्रृंग, ये क्या है, श्रृंग, और श्रृंग के रूप में ही आगे बढ़ रहा था। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, ऊपर की ओर क्या काम करने वाला है, एक बल काम करता है, और उसी वजह से ही इस पर ऊपर की ओर, इस वाले भाग के ऊपर की ओर एक बल लग रहा है F। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार एक नीचे की ओर भी बल काम करेगा F, जिसके कारण से ये जो श्रृंग है ये ऊपर की ओर बल काम कर रहा था, तो इसके ठीक प्रतिक्रिया फलस्वरूप नीचे की ओर इस डोरी पर बल काम करेगा। ये जो डोरी है वो इस दृढ़ आधार पर ऊपर की ओर बल लगा रही है, तो ये जो दृढ़ आधार है वो इस डोरी के ऊपर नीचे की ओर बल लगाएगा, जिसके कारण से ये जो डोरी है इसका जो श्रृंग है वो परावर्तित होने के पश्चात इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाला है, ऐसे हमें प्राप्त होने वाला है। ये तो दृढ़ आधार है, श्रृंग के रूप में ही प्राप्त होगा, क्या बनेगा, श्रृंग के रूप में ही, जो श्रृंग है टकराया और परावर्तित होने के बाद में भी ये श्रृंग के रूप में ही आगे बढ़ता है, सॉरी श्रृंग है वो गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें, श्रृंग है वो गर्त के रूप में आगे बढ़ेगा, ये नीचे की ओर जो होता है वो क्या होता है, गर्त होता है। ये मैं बोल गलत दिया है जबकि डायग्राम सही बनाया है। क्लियर। तो यहां पर दृढ़ सिरे से तो जो श्रृंग है वो तो किसके रूप में मिलेगा, गर्त के रूप में, और जो गर्त है वो किसके रूप में मिलेगा, श्रृंग के रूप में। ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जब दृढ़ सिरे से किसी तरंग का परावर्तन होता है तो श्रृंग है वो गर्त के रूप में, गर्त है वो श्रृंग के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। और देखिए इस स्थिति के अंदर जब दृढ़ सिरे से तरंग का परावर्तन होता है तो जो कलांतर है दोनों तरंग में, जो आने वाली और जाने वाली, इसके अंदर पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। पथांतर लैम्बडा बाई 2 का हो जाएगा, और मैं बात करूं यहां पर समयांतर तो वो T/2 का उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये जो ऐसे है इसमें और इसमें कलांतर कितने का हो जाएगा, पाई का। जब पाई का कलांतर होता है तो फतांतर λ/2, समयांतर T/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर मुक्त सिरे से। जैसे मान लो खुला सिरा है और मुक्त सिरे से तरंग का परावर्तन, मुक्त सिरा है और उससे यदि तरंग का परावर्तन होता है तो हमें क्या मिलने वाला है। अब की बार इसको समझें थोड़ा सा। जैसे हमारे पास में रस्सी है और इस रस्सी को हमने एक छड़ में डाल रखा है, इस तरीके से हमने उसको एक छल्ला बनाकर एक छड़ में इसको डाल दिया, तो ये हमारे पास में है सुरंग। ठीक है, और ये सुरंग इधर हमने क्रिएट कर दिया और इधर आगे बढ़ रहा है। फिर क्या होता है कि ये जो छल्ला है इसके जस्ट नजदीक ये जो स्पंद क्रिएट हो रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है,
तो ये इस पर क्या करेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा तो ये छल्ला तो मुक्त है, ये छल्ला क्या है, सिरा क्या है, मुक्त है। तो यहां पर ये जो मुक्त सिरा है ये इसको ऊपर ले जाएगा, ये इसको क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, और ये ऊपर की तरफ से ही ऐसे जा रहा है और ऐसे ही ये उत्पन्न होने वाला है। वापस जब आएगा ना तो वो भी इसी तरीके से वापस लौट कर आएगा। तो जो सुरंग है वो सुरंग के रूप में ही प्राप्त होगा। सुरंग है वो किस प्रावर्तित में भी क्या होगा, सुरंग। गर्त है वो भी किस रूप में प्राप्त होगा, गर्त के रूप में ही प्राप्त होगा। यहां पर जो कलांतर है वो 0 या 2 पाई का होगा, तो पथांतर है वो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, इस तरीके से समयांतर भी 0 का होगा। क्लियर? तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इको प्रतिध्वनि के बारे में। देखिए प्रतिध्वनि नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी पहाड़ से या किसी इमारत से ध्वनि टकराकर यदि हमारे पास में वापस लौट आती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि वापस लौट कर आती है, जो हम बोलते हैं कुछ क्षण के पश्चात हमें वो ध्वनि वापस सुनाई देती है। जैसे कुआं होता है, कुएं के मुंह पर जाकर यदि आप कोई बात करते हैं तो वही बात आपको फिर से वापस सुनाई देती है, या पहाड़ों के बीच में जाकर खड़े होते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो वही ध्वनि आपको फिर से सुनाई देगी, तो उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। आपके द्वारा बोली गई जो ध्वनि है किसी इमारत से या पहाड़ से टकराकर यदि वापस लौट कर आ जाती है, एक बाधा से लौटकर वापस आ जाएगी। ये जैसे हो सकता है कोई इमारत हो, कोई पहाड़ हो। तो यहां से आप ध्यान दें कि आप यहां से बोल रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है डी। दूरी कितनी है, डी है, और कोई तरंग है वो इस तरीके से जाकर टकरा रही है, और टकराने के पश्चात वो वापस भी लौट रही है, ऐसे वापस लौट रही है। तो जाते और आते टाइम पर उसके द्वारा तय की जो कुल दूरी है वो हो जाएगी d+d। और जैसे मान लीजिए कि भाई इसमें कई बार पूछा जाता है कि रिलेशन होता है कितना समय लगा उसमें, या समय दे रखा हो तो चाल पूछ लेते हैं, और चाल भी दे रखा हो समय भी दे रखा हो तो आपको दूरी पूछी जा सकती है। तो जाते समय दूरी है d, ऐसे लगने वाला कुल समय, तो समय बराबर d/v प्लस d/v। ये जाते समय के लिए है, ये आते समय के लिए है, टोटल समय हो गया ये। तो यहां से इसको ऐसे भी हम पुट कर सकते हैं कि 2d/v, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2d बराबर v इंटू t, इसको पुट किया जा सकता है। क्लियर? तो देखिए इस पर आधारित भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रतिध्वनि के अंदर तरंग के द्वारा तय की गई दूरी इमारत और व्यक्ति से जो दूरी है उसकी दुगुनी होती है, दुगुनी लेकर चलेंगे, और जो वेलोसिटी तरंग की है वो है ही, और कुल जो समय है वो हमने यहां पर जो समय लिया है वो ध्वनि स्रोत से निकलने के पश्चात अवरोधक से टकराकर वापस उसी तक पहुंचने में लगा जो समय है उसको हमने स्मॉल t से लिया है। तो विद्यार्थी ये थे, हमने वैसे प्रतिध्वनि पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं और आप आराम से इजी वे में इनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने परगामी तरंग के समीकरण के बारे में पढ़ा, उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखे। उसके पश्चात हमने कि तरंगे हैं जब वो दृढ़ सिरे से या मुक्त सिरे से परावर्तित होती है तो कौन कौन सी स्थितियां क्रिएट होती है उसके बारे में हमने समझा जाना, और अंत में हमने प्रतिध्वनि के बारे में भी चर्चा की। तो विद्यार्थी ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और मुझे उम्मीद है इसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजी वे में इन पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर लौटेंगे, और अगला जो वीडियो होने वाला है उसमें हम तरंगों का अध्यारोपण पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि जब तरंगें अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण की घटना घटित होगी, और उससे हमारे को क्या मिलने वाला है, अपरगामी तरंगें निर्मित होने वाली है। तो अपरगामी तरंग से रिलेटेड अगला हमारा वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।